हाय एवरीवन, वेलकम। मैं संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले लेसन में हमने पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किया था। तो उस प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम रिवाइज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ या सतह कहते हैं। अब इसके बाद हम बताए थे कि प्रकाश का जो परावर्तन की जो मात्रा है वो परावर्तक सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन की जो मात्रा है, प्रकाश के जो परावर्तन की जो मात्रा है वो परावर्तक सतह के पृष्ठ पर निर्भर करती है। यानी कि हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है चिकना है, खुरदरा है, तो उस पर वो निर्भर करती है किस तरह से चिकने पृष्ठ से परावर्तन होता है और किस तरह से खुरदरे या असमतल पृष्ठ से परावर्तन होता है। पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं, फिर भी आइए यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। होता ये है कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा उस पृष्ठ को हम परावर्तक सतह या पृष्ठ या तल कहते हैं। परावर्तक सतह बोल लो, परावर्तक तल बोल लो, परावर्तक पृष्ठ बोल लो, तो इसे हम बोल सकते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तन कोण है। अब होता ये है कि जब प्रकाश किरण इस आपतन बिंदु से टकराएगी, प्रकाश किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वहाँ आपतन बिंदु बन जाता है और आपतन बिंदु पर ही एक अभिलंब होता है और अभिलंब होता है और यहीं से परावर्तित किरण परावर्तित हो जाती है। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पिछली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो होता क्या है आपतन कोण? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण होता है किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब हम प्रकाश के परावर्तन किन किन सतहों से कैसे कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो होता ये है कि जब प्रकाश किरण यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह
पर टकराती है तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस घटना को प्रकाश या उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा उस तल सतह को परावर्तक तल या सतह कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा उस पृष्ठ को या उस तल को परावर्तक सतह या तल कहते हैं। अब प्रकाश का जो परावर्तन की जो मात्रा है, प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है वो परावर्तक सतह के पृष्ठ पर निर्भर करती है। प्रकाश का परावर्तन की मात्रा परावर्तक सतह पर निर्भर करती है। परावर्तक सतह पर निर्भर करती है। अब इसी परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन की मात्रा परावर्तक सतह पर निर्भर करती है और इसी परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। तो नोट करिए, फिर बाद में बताएंगे। नोटेड हो गया। आगे है प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, यानी कि परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। परावर्तक सतह के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार
से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, आइए। एक है हमारा नियमित परावर्तन और एक है हमारा अनियमित या विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन, विस्तृत या अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? अब नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब परावर्तन किसी चिकने या समतल सतह से होता है तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब, यहाँ लिखेंगे, जब परावर्तन चिकने या समतल का मतलब है पॉलिशदार, चिकने का मतलब है पॉलिशदार। जब परावर्तन चिकने, पॉलिशदार, या बोल सकते हैं जब परावर्तन चिकने या पॉलिशदार सतह समतल हो सकती है। जब परावर्तन चिकने तथा पॉलिशदार सतह या समतल सतह से होता है तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तब उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित या विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन होता है या विस्तृत परावर्तन हम कहेंगे जब परावर्तन खुरदरे या असमतल तल से होता है या खुरदरे या असमतल सतह से होता है तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती यानी असमांतर होती हैं तो हम उसे विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिखेंगे जब परावर्तन खुरदरे या असमतल यानी कि दीवार से होता है तो उसे तथा
तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो उसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब परावर्तन खुरदरे या असमतल जैसे दीवार से होता है तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो उसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब नियमित परावर्तन कहाँ होता है? नियमित परावर्तन दर्पण में होता है हमारा। हम जो दर्पण के सामने खड़े रहते हैं वहाँ नियमित परावर्तन होता है। और अनियमित परावर्तन कहाँ होता है? जैसे अनियमित परावर्तन होता है जैसे सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन है, जो उसकी स्क्रीन है, पर्दे हैं, वो असमतल बनाए जाते हैं जिससे कि उस पर पड़ने वाला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ बैठे सभी दर्शकों को वह आसानी से दिखाई दे सकता है। तो विसरित या अनियमित परावर्तन का प्रयोग विसरित या अनियमित परावर्तन हमें कहाँ देखने को मिलता है? दीवार जो होती हैं वो खुरदरी होती हैं, असमतल होती हैं, तो वहाँ हमें अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन देखने को मिल सकता है। या फिर सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पर्दे बनाए जाते हैं वो असमतल बनाए जाते हैं जिससे कि उस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाए, यानी कि उससे जो परावर्तित किरण हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती, वो चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों दिशाओं, चारों कोने में फैल जाती हैं जिससे कि सिनेमा घरों में बैठने वाले जो दर्शक हैं उनको वह आसानी से दिखाई दे सके। अब दर्पण में नियमित परावर्तन का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? दर्पण में। जैसे यहाँ लिख सकते हैं जैसे दर्पण द्वारा परावर्तन, और यहाँ लिख सकते हैं जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन असमतल बनाई जाती है सिनेमा हॉल में स्क्रीन असमतल बनाई जाती है जिससे कि उस पर पड़ने वाला प्रकाश, जिससे उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण समांतर नहीं होती तथा वह चारों तरफ फैल जाती हैं जिससे सिनेमा हॉल में बैठे सभी दर्शकों को, जिससे सिनेमा हॉल में बैठे सभी
दर्शकों को सही एकदम ठीक दिखाई देता है, एकदम ठीक दिखाई देता है, एकदम ठीक दिखाई देता है। यानी कि नियमित परावर्तन का प्रयोग हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण द्वारा जो परावर्तन होता है, दर्पण अब समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, तो उनके द्वारा जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। जबकि विसरित या अनियमित परावर्तन जो है हमें खुरदरे या असमतल सतह से देखने को मिलता है। जब परावर्तन खुरदरे या असमतल सतह, खुरदरे या असमतल सतह से होता है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो उसे हम विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित या अनियमित परावर्तन का जो प्रयोग है वो सिनेमा हॉल में स्क्रीन का प्रयोग जो है वो सिनेमा घरों में किया जाता है। सिनेमा घर की या सिनेमा हॉल की जो दीवार वो है, स्क्रीन है, पर्दा है, वो असमतल बनाया जाता है, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण समांतर न होकर असमांतर होती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे कि सिनेमा हॉल में बैठे सभी दर्शकों को वह जो इमेज है, चित्र है, वो सभी को आसानी से दिखाई देता है। तो आइए इनके चित्र द्वारा और समझते हैं, थोड़ा इनको मिटाते हैं या फिर हम लोग यहीं बनाते हैं कि समतल के नियमित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित परावर्तन हमारा चिकने या पॉलिशदार या समतल सतह से होता है। जब परावर्तन किसी चिकने या पॉलिशदार या समतल सतह से होता है तो होता है और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए कि जब प्रकाश किरण आएगी वो दर्पण, चिकना पृष्ठ जैसे दर्पण है, दर्पण पर टकराएगी तो वहाँ एक आपतन बिंदु हम बन जाएगा और उसी पर हम अविलंब खींच सकते हैं। तो जब दर्पण से टकराएगी तो वह पर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। जब दूसरी प्रकाश किरण आएगी, सपोज करो ये आती है, एक दूसरे के समांतर हैं, जब ये परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी तो ये इस वाली रेखा के समांतर निकल जाएगी। समांतर किरणें क्या होती हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसे हम समांतर किरणें कहते हैं। तो प्रकाश से जब परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है या समतल सतह से होता है तो वो नियमित परावर्तन होता है। अब सपोज करो और भी एक किरण आई हमारी, तो ये इसी के समांतर आएगी, जिनके बीच की दूरी समान है और जो हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब ये इसके समांतर निकल जाएगी और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये भी समांतर किरण है, यहाँ टकराएगी, यहाँ हम ले लेंगे आपतन बिंदु और यहाँ से टकराकर ये इस किरण के समांतर हो जाएगी। एक और समांतर किरण आई और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे समांतर ही समझिएगा, ठीक है। और ये यहाँ से निकल गई। तो ये होता है, ये समांतर नियमित परावर्तन है। क्या है? नियमित परावर्तन इस प्रकार से होता है। नियमित परावर्तन हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराएगी तो वह उसी दिशा में लौट जाएगी
लौट जाएगी तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होंगी। जब परावर्तन किसी चिकने या समतल सतह से होता है तथा परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं तो नियमित परावर्तन कहते हैं, और ऐसा परावर्तन दर्पण में हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गया नियमित परावर्तन। इसमें जो परावर्तित किरण हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब आते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित या विस्तृत परावर्तन कैसे होता है, ये देखिए। हम यहाँ खुरदरी या असमतल सतह बनाएंगे। ये खुरदरी और हमारी असमतल सतह है। ये खुरदरी खुरदरे पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ या खुरदरे पृष्ठ या खुरदरा पृष्ठ। तो यहाँ से जब परावर्तन होगा तो वह अनियमित या विस्तृत प्रकार का होगा, और इसमें जो परावर्तित जो प्रकाश किरण हैं वो इस तरह एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। इसमें क्या होगा कि सपोज डैट कोई प्रकाश किरण आई, ये आई और ये कहाँ टकराएगी, सपोज डैट ये यहाँ टकराती है यहाँ, तो होगा क्या कि ये ऐसे होता है। जब इससे प्रकाश परावर्तित होता है तो ये ऐसे चला जाता है। अब एक और प्रकाश किरण आएगी, सपोज डैट आएंगे समांतर, लेकिन परावर्तित होने के बाद वो जाएंगी कहाँ, अब वो यहाँ आएगी तो कैसे परावर्तित होगी, यहाँ टकराएगी, और ये जब टकराएगी तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। जब दूसरी किरण आएगी ऐसे और वो यहाँ टकराएगी तो वह ऐसे निकल जाएगी, और इस तरह एक और प्रकाश किरण आएगी, यहाँ टकराएगी तो वह ऐसे चली जाएगी। एक प्रकाश किरण और आएगी, वो यहाँ टकराएगी तो वह ऐसे चली जाएगी। एक और प्रकाश किरण आएगी तो टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इस तरह जब अनियमित परावर्तन होता है तो उसमें परावर्तित जो किरण हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती। जब परावर्तन किसी खुरदरे या असमतल सतह से होता है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती, और इस प्रकार के परावर्तन को हम विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहते हैं। विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका उपयोग जो है हम दीवारों पर देख सकते हैं, या फिर सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में जो सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है वह समतल बनाई जाती है, जिस पर पड़ने वाला प्रकाश किरण समांतर नहीं होती तथा वह चारों दिशाओं में चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे कि सिनेमा हॉल में बैठे सभी दर्शकों को जो चित्र है या फिल्म है सभी को दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारा नियमित तथा अनियमित परावर्तन। नोट करिए फिर मिटाते हैं, नोट करिए फिर मिटाते हैं। नियमित परावर्तन हो गया, अनियमित परावर्तन हो गया। ये नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जो है क्या होता है, विस्तृत परावर्तन में भी अब हम बोल सकते हैं जो विस्तृत परावर्तन हैं उसमें भी हमारा परावर्तन के नियम का या परावर्तन का 100% पालन होता है। यानी कि अनियमित या विस्तृत परावर्तन है उसमें भी हमारा परावर्तन के प्रयोग या उपयोग होता है। अब इसके बाद हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच खींचा गया कोण, आपतन कोण कहलाता है।
अविलंब किसे कहते हैं? अविलंब होता है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अविलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। और तुम्हारा आपतित किरण किसी बिंदु स्रोत से चलने वाले प्रकाश को या आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से टकराकर वापस जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहेंगे। ये हो गया। और इसमें हमेशा याद रखिए परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। वो हम आगे परावर्तन के नियम में चर्चा करेंगे। ठीक, अब आगे आइए, इसके बाद हम शुरू करते हैं परावर्तन के नियम। इसके बाद हम शुरू करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? नंबर 1 यही लिख सकते हैं। नंबर 1 आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब खींचा गया अविलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का प्रथम नियम है, देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर दूसरा नियम है, ये नहीं चल रही, दूसरा नियम है कि आपतन कोण
सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन यदि होता है, परावर्तन कहीं भी हो, परावर्तन कहीं भी हो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं, यहाँ भी परावर्तन होगा वहाँ ये दोनों नियम लागू होंगे। जहाँ आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराएगी वहाँ आपतन बिंदु बन जाएगा, उस पर एक अवलंब हम अपने काल्पनिक रेखा बना सकते हैं और वहीं से एक रेखा परावर्तित होगी या किरण परावर्तित होगी, उसे परावर्तित किरण बोलेंगे। जहाँ भी प्रकाश किरण तुम्हारी आपतित होती है वहाँ एक आपतन बिंदु बन जाता है और वहाँ से एक रेखा परावर्तित होती है, तो इस आपतन बिंदु पर एक अवलंब होता है। कहीं भी जब प्रकाश किरण आती हैं, पुंज आता है पूरा, तो वो दीवार पर बहुत सारी किरणें पड़ती हैं, हर जगह आपतन बिंदु, हर जगह आपतित किरण और हर जगह प्रकाश परावर्तित होता है और हर जगह हम एक अविलंब की कल्पना कर सकते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं तो आप हैं कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I इजिकल टू कोण R। इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये हो गया परावर्तन का नियम। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका, यदि आपतित किरण जो है ये अभी तिरछी आपतित हो रही है हमारी, ये वाली आपतित किरण अभी हमारी तिरछी आपतित हो रही है। यदि अब ये तिरछी आपतित ना होकर अविलंब के अनुदिश आपतित हो तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होंगे, क्या होगा? यानी कि इस समय जब वो तिरछी आपतित होती है तो कोई कोण बनाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण यदि परावर्तक पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो वह कोई कोण बनाती है, यानी कि उसका कुछ मान होता है। और यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन में यदि प्रकाश की किरण अविलंब के अनुदिश आपतित होगी तो क्या होगा? तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो शून्य होगा। तो अगला पॉइंट हम यही बताएंगे। आइए, जब प्रकाश की किरण, देखो यहाँ तिरछी आपतित हो रही है तो कोई कोण बना रही है। यहाँ जब प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर तिरछी होकर आपतित होती है तो कोई कोण बनाती है, 30 अंश का हो, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो। जब तिरछी आपतित होगी तो कोई कोण बनाएगी, ठीक। और यदि वह अविलंब के अनुदिश आपतित होगी, अविलंब के ऊपर से आपतित होगी, तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो होगा शून्य। जब हमारा अविलंब के अनुदिश आपतित होती है तो हमारा आपतन कोण शून्य होता है। जब शून्य आपतित होता है तो वह परावर्तक पृष्ठ टकराएगी, जिस माध्यम से आती है वह उसी से वापस चली जाती है। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होगा। तो आइए लिखते हैं, इसे कैसे लिखते हैं, इसे कैसे लिखते हैं। आइए, जब प्रकाश किरण, जैसे हम बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अभिलंबवत
तिरछी आपतित न होकर वो अविलंबवत आपतित होती है, यानी अविलंब के अनुदिश। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अभिलंबवत या अविलंब के अनुदिश, अविलंबवत या अविलंब के अनुदिश, अविलंबवत या अविलंब के अनुदिश, एक ही बात है, अनुदिश। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह पर अविलंबवत या अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, तो क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अविलंब के अनुदिश आपतित होती है या अविलंबवत आपतित होती है, तो क्या होता है? अविलंब के अनुदिश यानी कि अविलंब के ऊपर से या अविलंब के अनुदिश यानी कि 90 अंश के कोण पर परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर अविलंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होगी, तो अनुदिश आपतित होती है, तो क्या होता है? होता ये है कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस कंडीशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अविलंब या अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो प्रकाश परावर्तक सतह पर अविलंबवत आपतित होती है, तो प्रकाश किरण तो परावर्तित किरण, परावर्तित अविलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से आपतित किरण आती है, जिस मार्ग से आपतित किरण आती है। जिस मार्ग से आपतित किरण आती है, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ है, इस पर प्रकाश किरण अविलंब के अनुदिश आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, सपोज डेट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो वह यहाँ आपतन बिंदु पर टकराएगी। अविलंब के अनुदिश आ रही है 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो यहाँ टकराएगी और इस मार्ग से आती है और इसी मार्ग से वापस चली जाती है। अर्थात इस कंडीशन में जो है, अर्थात कोण I बराबर होगा 0, यानी कि 0 अंश का कोण बनाते हुए वो आपतित होती है, यानी कि तिरछी आपतित नहीं होती, कोई कोण नहीं बनाती। I का मान क्या होगा? इस ये I है इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण का मान क्या होगा? I का मान क्या होगा? 0, यानी कि कोई कोण नहीं बना रही है, सीधा 0 अंश के कोण से आ रही है अविलंब के अनुदिश, तो I बराबर 0 होगा, तथा कोण R बराबर होगा 0। I बराबर 0 और R बराबर 0, I बराबर 0 और R बराबर 0। देखो और समझिए एक और बार, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और ये हमारा सपोज डेट आपतन बिंदु है, इस पर कोई हमारा अविलंब है, अविलंब हमें कल्पना कर लेते हैं, ये हमारा अविलंब है। अब प्रकाश किरण क्या होगी कि इस अविलंब के अनुदिशी, अनुदिश या तो 90 अंश का कोण पर इधर से आएगी, ऐसे भी आ सकते हैं 90 अंश का कोण बना के, तो यहाँ आपतन बिंदु हो जाएगा, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी और इसी मार्ग से वापस जाएगी। तो ना तो आपतन कोण बना, ना परावर्तक कोण बना, परावर्तन कोण बना, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य हो गया। इसी प्रकार यहाँ से आएगी, आपतित किरण यहाँ से आएगी और यहाँ से टकराएगी और इसी मार्ग से वापस चली जाएगी।
तो इस कंडीशन में कोण I बराबर 0 और कोण R बराबर 0। अब यदि इसी कंडीशन में हमसे एक क्वेश्चन और किया जाता है कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अविलंब या अविलंब के अनुदिश आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सवाल क्या होगा, देखिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर अविलंबवत आपतित होती है, तो आपतित किरण या परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, इस फिगर से ही समझ सकते हैं या फिर एक फिगर और बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, और कोई प्रकाश किरण जो है दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश किरण जो है ये अविलंब है, सपोज दैट ये अविलंब है हमारा, इसी के अनुदिश आएगी, यानी कि अविलंबवत आपतित आएगी। सपोज करो आपतित प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ऐसे टकराएगी और इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। आपतित किरण जिधर से आपतित किरण आती है उधर से ही परावर्तित किरण चली जाती है। ये है नॉर्मल यानी अविलंब, यहीं से आपतित किरण आएगी और यहीं से परावर्तित हो जाएगी। तो ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, जब परावर्तक सतह, और यहीं पर हमारी क्या है, आपतित किरण, यहीं पर हमारी आपतित किरण है और या परावर्तित किरण यहीं, यानी एक ही जगह पर आपतित और परावर्तित किरण इसी के अविलंब के ऊपर ही हैं, या फिर अलग से भी एक ही जगह हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा। तो इस कंडीशन में जो होता है हमारा I बराबर क्या होता है, 0। जब हमारा I बराबर 0 है तो R बराबर भी हमारा 0 होगा। तो इस कंडीशन में सपोज करो ये वाला हमें कोई कोण ज्ञात करना है, सपोज करो थीटा ज्ञात करना है, ये भी हमारा सपोज करो थीटा ही है, तो हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो क्या है, थीटा इजिकल टू 90। इसमें से जब हम कोई 90 में से यदि हम एंगल आपतन कोण तो का मान तो शून्य है, आपतन कोण का तो मान शून्य है, इसलिए जब हम ये वाला कोण निकालेंगे 90 - 0 बराबर कितना आएगा, 90। तो जब ऐसे तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे ही किया जा सकता है। तो अविलंबवत आपतित होती है प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर, तो I बराबर 0, R बराबर 0, और परावर्तक पृष्ठ या आपतित किरण या परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो तो मिटाते हैं। ये भी मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो माध्यम हमारा नहीं बदलता। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो माध्यम नहीं बदलता, तो इस कंडीशन में प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो माध्यम नहीं बदलता, एक ही माध्यम रहता है।
माध्यम हमारा एक ही रहता है, तो उस समय जो प्रकाश की चाल है और तरंग दैर्ध्य है वो नहीं बदलती है। तो लिख सकते हैं इसे, ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे आइए नोट करके लिख सकते हैं, जहाँ तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है वो डाल के यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश के परावर्तन में, जब बोल सकते हैं प्रकाश, इतना बड़ा नहीं लिखने की जरूरत, प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, यानी एक ही माध्यम हो रहता है, एक ही माध्यम में जो परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, अतः प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्ध्य नहीं बदलते, यानी कि जिस चाल से प्रकाश चलता है उसकी चाल भी उतनी रहती है, नहीं बदलते हैं, और उसकी तरंगदैर्ध्य भी उतनी ही रहती है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य भी नहीं बदलेंगे। हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही, यानी परावर्तित, हम जो संसार में जो वस्तु देखते हैं या अपने आसपास जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है वो हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है, यानी कि परावर्तित प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण या परावर्तित किरण के प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं हम सभी वस्तुओं को, यानी संसार की जो भी वस्तु है, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। हम लिख सकते हो यहाँ 5, या संसार की सभी वस्तुएं, जहाँ हम सभी वस्तुओं को या संसार की वस्तुओं, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। हम सभी वस्तुओं को प्रकाश के परावर्तन, हम संसार की सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। हमें जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ है वो हम देख सकते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है हम उसी वस्तु को देख सकते हैं, और हमें वह वस्तु देख सकते हैं, और हमें वह वस्तु जिस रंग या आकृति की है दिखाई देती, जिस रंग या आकृति की है, और हमें वह वस्तु जिस रंग या आकृति की है दिखाई देती है, यानी कि परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। यानी कि कोई लाल रंग की वस्तु है, यानी कि ये हमारा लाल पेन है, ये हमें लाल दिखाई दे रहा है। दिखाई देने का कारण हम ये है कि इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य हमारा एक तारा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे 7 प्रकार के विकिरण निकलते हैं, जिसका प्रकाश सूर्य तक 8 मिनट
16.6 सेकंड में पहुंच जाता है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के जो पहुंचने की जो क्रिया है उसे विकिरण बोलते हैं, यानी कि विकिरण ऊष्मा की विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है प्रकाश। और इसमें सूर्य के प्रकाश का जो यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक आने का समय है वह 8 मिनट 16.6 सेकंड है, जो हमारे पास प्रकाश आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये रंग लाल रंग की वस्तु है तो लाल दिखाई देती है, हरे रंग की तो हरे, जो तो इसकी चर्चा हम सबसे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिए। और आगे चलते हैं, जिस रंग जिस कलर की जिस रंग या आकृति की दिखाई देती है। आगे ये होता है कि हमने सभी वस्तु परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं और हमें वह वस्तु दिखाई जिस रंग या आकृति की दिखाई देती है। हमें वह वस्तु जिस रंग या आकृति की है दिखाई देती है, जिस रंग या आकृति की है वह हमें उस रंग की आकृति की दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा हमें दिन में दिखाई नहीं देता, रात में ही दिखाई देता है। दिन में जब धूप निकली हो तो चंद्रमा हमें, दिन में जब धूप एकदम बढ़िया निकली हो, कड़ाके की निकली हो, तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। वो रात को ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा में जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा जो है एक पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वो बात इसकी सब्जेक्ट की नहीं है, तो हम और किसी सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। अभी हमारा चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमें दिखाई देता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए वह परावर्तित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण वह हमें दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं चंद्रमा, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, जिस कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, जिस कारण हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वो प्रकाश के स्रोत और वस्तुओं की, इसे नोट करिए, जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वो प्रकाश के स्रोत और परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। जैसे चंद्रमा को हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा को हम क्यों देख पा रहे हैं? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि परावर्तित प्रकाश के कारण देख पा रहे हैं। तो जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वो प्रकाश के स्रोत और परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे लिखते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। देखो, अब इससे आगे
इससे आगे हम क्या है वो डालेंगे, जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं या वे वस्तु, यहाँ देख सकते हैं जो वस्तुएं हम देख पाते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वह प्रकाश के स्रोत, वह प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश स्रोत तथा जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वह प्रकाश के स्रोत तथा परावर्तन, प्रकाश के स्रोत तथा परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से ही ले लेते हैं। दो प्रकार की होती हैं, ये रेड से नहीं मिटाते, ब्लू से कर लेते हैं जल्दी। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दीप्ति वस्तुएं, दीप्ति वस्तुएं, और दूसरी होती हैं प्रदीप्ति वस्तुएं, प्रदीप्ति वस्तुएं। अब ये दीप्ति वस्तु क्या होती है और प्रदीप्ति वस्तु क्या होती है, दीप्ति वस्तु क्या होती हैं और प्रदीप्ति वस्तु क्या होती हैं। दीप्ति वस्तु क्या होती हैं, जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं या स्वयं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जो वस्तुएं या पिंड, वस्तुएं बोल लो या पिंड बोल लो, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्ति वस्तुएं या पिंड बोल सकते हैं, वस्तुएं या पिंड बोल सकते हैं, पिंड भी बोल सकते हैं। उन्हें हम दीप्ति वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीप्ति वस्तुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल सूर्य हो गया, जो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम दीप्ति वस्तुएं बोल सकते हैं। तो दीप्ति वस्तु की परिभाषा हम बोल सकते हैं, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो दीप्ति वस्तुएं, या जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं वह दीप्ति वस्तुएं कहते हैं, उन्हें दीप्ति वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया हमारा, क्या हो गया, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य एक तारा है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत भी है, सूर्य है। मोमबत्ती की बल्ब है हमारा, बल्ब ले लो, बल्ब में ट्यूबलाइट आ जाती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या और भी कोई लाइट होगी जो प्रकाशित होती है, स्वयं का प्रकाश होता है इसमें। मोमबत्ती की ज्वाला है, मोमबत्ती जलती है तो ज्वाला उत्पन्न करती है, वो मोमबत्ती की ज्वाला। तो ये क्या है, प्रदीप्ति वस्तुएं हैं। क्या हैं, प्रदीप्ति वस्तुएं। अप्रदीप्ति यानी प्रदीप्ति वस्तु किसे बोलते हैं, दीप्ति वस्तु तो इन्हें बोलते हैं। और प्रदीप्ति वस्तु क्या होंगी, फिर प्रदीप्ति वस्तु होंगी वे वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। वे वस्तुएं जो
वे वस्तुएं या जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश से उत्पन्न स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इसी तरह लिखते हैं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती तथा दीप्ति वस्तुओं के दीप्ति वस्तुओं के प्रकाश से दीप्ति वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती और दीप्ति वस्तुओं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं प्रदीप्ति वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा चंद्रमा हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, जो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, दिखाई देता है, वो हमारी प्रदीप्ति वस्तुओं में आ जाएगा। और दूसरा क्या हो गया हमारा, जैसे होगी कुर्सी हो गई, मेज हो गई, जो भी वस्तु है जो सूर्य के प्रकाश में चमकती है, या हम मोमबत्ती जला दें, बल्ब जला दें, वो चमकते हैं तो वो प्रदीप्ति वस्तु हैं। और हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो दीप्ति वस्तु हैं। ठीक, समझ में आया? नोट करिए। ठीक है, अब इसके आगे है कि यदि कोई प्रकाश परावर्तित हो सकता है, यदि कोई प्रकाश परावर्तित होता है, क्या उसे दोबारा परावर्तित किया जा सकता है, पुनः परावर्तित किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप नाई के पास जाते हो या बर्बर के पास जाते हो बाल कटाने, तो जो आपकी कटिंग कर चुका होता है, कटिंग करने के बाद वह छोटा सा शीशा लेके आईने के पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे से एक आईना दिखाता है, तो आपको अपना पीछे के जो बाल हैं उस आईने में दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, पुनः परावर्तित हो रहा है। क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो पुनः परावर्तित प्रकाश हो जाता है, यानी कि जितनी बार भी परावर्तित प्रकाश को करो, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं, हमसे प्रकाश गया, परावर्तित हुआ, और उसके सामने यदि हम एक और दर्पण रख दें तो उसमें भी दिखाई देंगे, इधर भी दिखाई देंगे, उधर भी दिखाएंगे। यदि दो समतल दर्पणों को किसी कोण में, किसी एंगल पर बना के खड़ा कर दिया जाए तो प्रतिबिंब बनते हैं। जिस एंगल पर खड़ा करोगे उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे, उतने ही एंगल बनेंगे। तो जो परावर्तित प्रकाश है उसको पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ अगला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, नोट करके लिख दो, वैसे लिख दो कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग करके हम परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? पारदर्शी बनाने में, जिसका उपयोग
परिदर्शी। परिदर्शी क्या होता है बताते हैं आगे। परिदर्शी जो होता है उसका प्रयोग जो बंकर में छुपे सैनिक बाहर देखने के लिए करते हैं, और पनडुब्बी वगैरह में परिदर्शी होता है, वो परिदर्शी होता है। पनडुब्बी वगैरह में अगर कोई समुद्र के नीचे जहाज चलता है तो उसके द्वारा भी तो हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं, तो परिदर्शी होता है। तो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है, जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देती है, जिसका उपयोग हम पारदर्शी बनाने में करते हैं। जैसे कैलेडोस्कोप देखा होगा। कैलेडोस्कोप में क्या है, उसमें दर्पणों को अलग अलग एंगल पर रखकर एक प्रिज्म बना लिया जाता है, तो उसमें प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है, जिससे अलग अलग आकृति और अलग अलग चित्र हमको दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, जिसका हम कैलेडोस्कोप भी बना सकते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं, जिसका उपयोग हम पारदर्शी बनाने में करते हैं। जैसे पनडुब्बी है, बंकर में छुपे सैनिक, बंकर में जो सैनिक छुपे हैं वो बाहर देखने के लिए पारदर्शी का प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी में भी सैनिक हैं या पनडुब्बी के नीचे चल रहे हैं तो समुद्र के ऊपर नीचे, जल के नीचे चल रहे हैं तो ऊपर देखने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बियों और बंकर, पनडुब्बी तथा बंकर में छिपे सैनिक या फिर टैंक। बंकर या टैंक, बंकर में छुपे सैनिक या टैंक में छुपे सैनिक। टैंक देखा है, जब युद्ध होता है तो टैंक में अंदर घुसकर कोई सैनिक बैठ जाते हैं तो वो बाहर कैसे देखते हैं, परिदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। तो पनडुब्बी बंकर में छुपे सैनिक या टैंक में बैठे सैनिक पारदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसमें कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, जिससे कि वो बाहर के वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।